एक किन्नर के शराब से एक परिवार बर्बाद हो गया। एक परिवार बिखर गया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी जी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बिहार के किशनगंज शहर की है। बेसिकली किशनगंज जो है बिहार और बंगाल के वो बॉर्डर पे पड़ता है। वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर रघुनाथ पांडे और उनकी वाइफ सुषमा पांडे की ये कहानी है। रघुनाथ और सुषमा की शादी के 10 साल हुए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। तो घर में जो है काफ़ी पैसे-वैसे सब थे, लेकिन एक बच्चा नहीं होने की वजह से थोड़ा-सा एक काफ़ी है गमगीन माहौल होता था। काफ़ी वो पूजा-पाठ करते थे, बहुत कुछ करते थे, श्रद्धा करते थे, तीर्थ-धाम जाना। लेकिन 10 साल होने के बाद भी कोई बच्चा उनके घर पे नहीं था। इस बात की उनके अंदर एक टीस सी थी, क्योंकि जो उनके बड़े भाई थे, उनके भी बच्चे थे, जो छोटे भाई थे, उनके भी बच्चे थे। लेकिन रघुनाथ पांडे, जो बीच वाले भाई थे, इनके जो है कोई बच्चा नहीं था। तो इस वजह से वो काफ़ी गमगीन माहौल में हमेशा रहा करते थे, एक मन में टीस रहता था। रघुनाथ पांडे जो है पेशे से एक ड्राइवर होते हैं, जो करीब आप कह सकते हैं कि यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब से लेके गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक ले जाते थे, बॉम्बे तक ले वो जाते थे, ड्राइविंग करते थे। वो पहले स्टार्टिंग में वो ड्राइविंग करते थे, बाद में अपना एक गाड़ी ले लिया, फिर वो खुद ही ड्राइवरी करते थे और चलाते थे, खुद ही चलाते थे। तो चूँकि ये इतने स्टेट कवर करते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि महीने में वो 20 से 25 दिन जो है घर से बाहर ही रहते थे। तो घर पे जो है सुषमा पांडे जो है वो खुद ही घर पे रहती थी, घर सँभालती थी, और जो उनके साथ बाकी जो अपने रिश्तेदार लोग जो हैं, वो सब आस-पास ही रहते थे। अब समय बीतता जाता है, काफ़ी पूजा-पाठ करने के बाद करीब 10 साल हो जाता है, तब अचानक पता चलता है कि रघुनाथ पांडे की जो वाइफ़ है सुषमा पांडे, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। फिर वो कुछ महीनों बाद जब वो बच्चों को जन्म देती है, तो बच्चा जो होता है बहुत ही खूबसूरत पैदा होता है। और बच्चे की जो आँखें होती हैं, नीली आँखें होती हैं, तो घर में जो है जहाँ एक गम का जो पहले माहौल था एक, वो सारी की सारी जो थे ना, वो खुशियों में बदल गई। बहुत खुश हो गए परिवार। रघुनाथ पांडे और सुषमा पांडे का तो कह सकते हैं कि आप उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहेगा, वो इतने खुश थे। और बाकी उनके जो परिवार के लोग वो भी बहुत खुश हुए। तो काफ़ी उत्सव के साथ, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ एकदम बच्चे का आगमन हुआ, घर में पूजा-पाठ रखा गया और जो-जो रीति-रिवाज वो सारे किए गए। बहुत ही खुशी के साथ पूरा खानदान में किया गया ये बात। इतनी खुशी थी उनके लिए बड़े। और बच्चे की जो आँखें थी वो नीली आँखें थी। ये देख के वो बहुत ही और प्रसन्न थे कि लगता है कि एक यूनिक स्पेशल खूबसूरत बच्चा है, और बच्चा जो था एक लड़का होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बच्चे का नाम जो है वो राजकुमार रख देते हैं, क्योंकि इसकी आँखें निखली होती हैं। अब जो है खुशियाँ, रौनक, बच्चे की किलकिलाहट, किरकारी गूंजने लगी। वो घर जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि खुशियों से एकदम डूब गया। कुछ समय बीतता गया। अचानक जब 3 से 4 साल हुए तो देखती है, चूँकि रघुनाथ पांडे बाहर ही रहते थे, तो सुशीला पांडे जो है वही घर सँभालती थी अकेले, और बच्चे को पालन-पोषण वही करना होगा। फिर 3 साल होता है तो करीब क्या होता है कि सुषमा पांडे जो है एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और एक दूसरे बच्चे को जन्म देती है, और इत्तेफ़ाक से वो बच्चा होता है वो भी लड़का ही होता है। तब इनके जो खुशियाँ होती हैं वो डबल हो जाती है, और सब कहने लगते हैं कि देखो, राजकुमार इतने साल बाद आया, 10 साल बाद आया, और वो अपने साथ-साथ एक भाई को भी लेके आया। अब घर में दूसरा बच्चा भी आ गया, तब तो कहने ही नहीं, अब तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इस तरह से सुषमा जो है वो काफ़ी व्यस्त रहने लगी दोनों बच्चों में। करते-कराते कुछ साल बीते, जब करीब 4 से 5 साल का जब राजकुमार होता है, तो अचानक जो है माँ देखती है कि उसके जो है खेलने का स्वभाव जो है, वो थोड़ा-सा जो है लड़कियों वाला होता है। वो लड़कियों को खेल-खिलौने में, ड्रेसिंग में, पहनावे में, माँ से मेकअप के टाइम पे पूछना, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मेकअप किट के बारे में पूछना, कभी-कभी माँ के लिपस्टिक लगाना, फ्रॉक पहनने की ज़िद करना, और कभी माँ मार्केट में जाती है तो बच्चों के, लड़कियों वाले जो खिलौने होते हैं वो पसंद करना, लड़कियों की जो भी आदतें होती हैं, लिपस्टिक, हेयर बैंड, ये सब क्लिप-विप, वो सारी जो होता है उसके जो होते हैं इंटरेस्ट उस तरफ होती है। तो माँ पहले शुरू में नोटिस करती है, लेकिन सोचती है कि चलो कोई नहीं, हर बच्चा जो है छोटे में क्या लड़का क्या लड़की वो सब जो है मिक्स करके ही खेलते रहते हैं। तो ऐसा करके माँ जो है अननोटिस करती है। जब 4-5 साल के होने के बाद जब उसे स्कूल में एडमिशन किया जाता है, तो अचानक एक दिन स्कूल से कंप्लेन आता है। टीचर बोलती है कि आपका जो ये बच्चा है राजकुमार, ये क्या है कि गर्ल्स टॉयलेट यूज़ करता है। वो बॉयज़ टॉयलेट में जाता नहीं है, और वो जो है लड़कियों के साथ ज़्यादा समय बिताता है, और क्या है कि लड़कों के साथ बैठता नहीं है, और ज़्यादातर जो है लड़कियों की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा लग रहा है। ऐसा तो आप प्लीज़ उसको बोलिए वो लड़का है, तो लड़कों की तरफ ज़्यादा रहे, लड़कियों में ज़्यादा ना रहे, क्योंकि स्कूल में जो है बाकी सब लोग देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। और ख़ासकर ये जो गर्ल्स टॉयलेट यूज़ कर रहा है, ये थोड़ा उस पे बोले कि आपको ध्यान देना ज़रूरी है अभी। अब ये कंप्लेंट जो माँ के पास आता है, तो माँ नोटिस करती है कि ऐसा क्यों वो कर रहा है। उसको थोड़ा-सा लगा माँ को कि भाई गर्ल्स टॉयलेट ये यूज़ क्यों कर रहा है? तो अब जब उससे पूछा तो वो बोलने लगा कि नहीं, मुझे लड़कियों के साथ अच्छा लगता है, मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छी लगती है, उनके साथ बातें करने में अच्छा लगता है। बोली नहीं, तुम आज के बाद गर्ल्स टॉयलेट में नहीं जाओगे, और ना ही तुम लड़कियों के साथ रहोगे, तुम लड़कों के साथ रहोगे, बॉयज़ टॉयलेट यूज़ करोगे। ऐसा करके माँ उसको समझाती है, थोड़ा-सा वार्निंग भी देती है, और उसके बाद फिर भेजती है स्कूल। फिर वो स्कूल जाता है, लेकिन वो क्या करता है कि
धीरे-धीरे फिर उसकी वही आदतें होती हैं कि वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा ये झुकाव-सी होने लगती है। अब क्या होता है कि वो ज लड़कों से जब बात करता है, तो फिर वहाँ से उसको क्या होता है कि वहाँ लड़के जो है उसका मज़ाक उड़ाते हैं, हँसी-मज़ाक उड़ाते हैं ऐसे कर के। अब वो देख के जो क्या होता है कि वो टेंस में रहता है, तो इसलिए क्या करता है कि वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि लड़कियाँ उसकी जो है मज़ाक नहीं उड़ाती हैं। कुछ हफ्ते गुज़रने के बाद माँ दोबारा राज से पूछती है कि क्या तुम अभी भी लड़कियों के साथ ही रहते हो और उनके ही गर्ल्स टॉयलेट यूज़ कर रहे हो स्कूल में? तो राज कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की लड़कों के साथ रहने की, लड़कों के साथ घूमने-खेलने की, लेकिन लड़के जो है मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मेरे पहनावे का मज़ाक उड़ाते हैं, मेरे चाल-ढाल का मज़ाक उड़ाते हैं, मेरे बातचीत करने के तरीके को मज़ाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि ए लड़की, जा, 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 ऐसे करके बोलते रहते हैं। और मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं लड़कियों के साथ रहता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ जो है मुझे कुछ नहीं कहती हैं। अब मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। माँ जो है धीरे-धीरे अब उनके दिमाग को हिट कर रहा था। राज जब 8 साल का होता है, तब अचानक एक दिन राज जो है उसके स्कूल में फंक्शन होता है, तो वो सुबह का वक़्त होता है, वो जल्दी से तैयार होके अपने रूम से बाहर को निकलता है, तो आँगन में जो है उसके पिता रघुनाथ पांडे जो हैं, वो बेसिकली उस दिन घर पे होते हैं, तो सुबह-सुबह का वक़्त होता है, वो नाश्ता कर रहे होते हैं। अचानक जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि राज जो है अचानक फ्रॉक पहन के तुरंत बाहर आया, फुल मेकअप करके एक लड़की के गेटअप में बाहर आया। ये देख के रघुनाथ पांडे शॉक्ड हो गया कि राज ने ये लड़कियों का ड्रेस और मेकअप क्यों कर रखा है? उसने तुरंत उससे पूछा कि ये क्या मज़ाक है? ये क्या कर रहे हो? ये क्यों पहने हो? तुम लड़के हो, लड़की का ड्रेस क्यों पहने हो? तो राज ने बोला, मैं तो यही तो पहनता हूँ। बोला, तुम कहाँ जा रहे हो अभी? बोला, मेरे स्कूल का फंक्शन है, मैं उसी में जा रहा हूँ। बोलता, फंक्शन में तुम ये पहन के जाओगे? तुम लड़का हो। वो बोलता, नहीं, मैं यही फंक्शन में पहले भी मैं जाता था स्कूल में, और हर जगह जहाँ भी कोई मेरे दोस्त यार की फंक्शन पार्टीज होती है, मैं लड़की का ही ड्रेस पहन के जाता हूँ। अब ये सुन के रघुनाथ पांडे शॉक हो गया। वो गुस्से में उठ के राज को 2 थप्पड़ लगा दिया और बोला, जल्दी जाओ अपने कमरे में जाके ड्रेस चेंज करो और मेरे सामने मत आना जब तक ड्रेस चेंज नहीं करो। राज जो है रोते-रोते अंदर चला गया। अब रघुनाथ पांडे जो है अपनी वाइफ सुषमा को बुलाते हैं। बुला के बोलते हैं कि ये क्या है? राज लड़कियों का ड्रेस पहन रहा है। अब बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से ये पहनते आ रहा हूँ और इतने हो गए सालों से पहनता आ रहा हूँ, और कहीं भी जाता हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के बर्थडे में तो यही पहन के जाता हूँ। तो सुषमा बोलती है कि आपका क्या है? आप तो महीने में 1 बार आते हैं, हमेशा आप बाहर ही रहते हैं। आपने कभी देखा, सोचा आपके बच्चे के बारे में जाना कि क्या है, नहीं है? खाली बच्चा है, आपने ये सब कर दिया तो हो गया? आप ये जान लीजिए कि इसका जो पहनावा है ये लड़कियों की तरह है। इसके जो अंदर का जो मन है वो लड़कियों की तरह है। इसके चाल-ढाल, बात-विचार करना, जो भी करना, जो भी इसकी फीलिंग्स है, अच्छी लग रही है, सब कुछ, वो सब लड़कियों की तरह है। ये लड़के के रूप में अंदर में एक लड़की है। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको लड़कों के एक झुंड में रखने की, इसके लड़कों की तरह तौर-तरीके, व्यवहार, पहनावा सब कुछ करने की, लेकिन ये लड़कों के साथ घुल-मिल नहीं हो रहा, उनके साथ नहीं खेल रहा है। चाहे स्कूल हो, चाहे हमारे कॉलोनी के बच्चे हो या रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, इसे लड़कियों, औरतें, इनके बीच में, इनके झुंड में रहना ही इसको पसंद है। ये लड़कों के साथ बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करता है। इस पे रघुनाथ पांडे बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बोलती है, आप आते ही कहाँ हो? आप महीने में 1 बार आते हो, रहते नहीं हो और इधर-उधर के काम-कुम करके 1 से डेढ़ दिन रह के फिर आप दोबारा ट्रक लेके निकल जाते हो। तो आपने कहने का मुझे मौका कहाँ दिया, और मैं डर के भी कई मामले में आपको बोली नहीं, और समय बीतता गया। लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि हमारा जो बच्चा है ये लड़का नहीं है, बेसिकली ये लड़की है, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें यही दिया है। अब ये रघुनाथ पांडे सुनते ही उसको शॉक्ड हो गया कि इतने पूजा-पाठ और इतनी खुशी का माहौल करने के बाद जो लड़का राजकुमार था, नीली आँखों वाला, जो इतनी खुशी का उसके एक हर्षोल्लित गर्व से महसूस करता था, वो लड़का लड़का नहीं एक लड़की निकला है। तो बेसिकली मतलब उसके दिमाग में आने लगा कि ये कहीं न कहीं ये ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर, वो फिर उसके दिमाग में आता है कि ये हिजड़ा, फिर सोचता है कि ये छक्का, ऐसी-ऐसी बातें जो उसके दिमाग में आने लगी। और वो सुन के ये बिलबिला गया, उसको शॉक्ड हो गया। अब वो जो है दिमाग से हाइपर हो गया, और थोड़ी पीने-खाने की भी आदत होती थी उसकी, तो क्या होता कि वो बौखला गया। अब रघुनाथ पांडे इतना बौखला गया कि उसने बीवी को भी गुस्से में 2-4 थप्पड़ लगा दिए, और थप्पड़ लगाने के बाद जो नाश्ता कर रहा था उसे फेंक दिया। फेंक के जाने के बाद वो घर से बाहर चला गया, और उस दिन वो दोपहर तक नहीं आया। शाम के वक़्त वो आया, पी रखी थी, पी के वो घर पे आता है। घर पे आके बैठ के वो बहुत गुस्से में होता है। ना सुषमा कुछ बोलती है, और राज जो है अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। अब क्या है कि वो आँगन में बैठा हुआ है रघुनाथ पांडे, और वो इतने गुस्से में था कि सबको डर था कि ये कुछ मार-पीट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करके वो बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। बहुत ज़ोरों से रोता है। रो-रो के दहाड़ मार के छाती पीट के रोता है कि हे भगवान! मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था कि आपने मुझे संतान तो दी, लेकिन आपने ऐसा दे दी। अब मैं इस दुनिया में कैसे अपना मुँह दिखाऊँगा, अपनी इज़्ज़त कैसे मैं सबको अपने बारे में अपने बताऊँगा, मेरी इज़्ज़त, मेरी सब कुछ, ये सब कैसे होगा कि मेरा संतान जो है एक लड़का नहीं एक लड़की निकला, और वो भी ऐसा। देना था तो लड़की दे देते या लड़का ही देते, 2 में से 1 देते, लेकिन आपने तो बीच में दे दिया। अब ये करके वो रोने लगा, दहाड़े मार-मार के रोने लगा। ये देख के सुषमा आती है, वो भी बहुत रोने लगती है, और पूरा घर जो है गमगीन के माहौल हो जाता है। दूर से राज जो है कमरे का दरवाज़ा खोल के देख रहा होता है कि उसके माता-पिता जो है दोनों रो रहे होते हैं, और रीज़न क्या होता है? वो राज होता है। राज भी रो रहा होता है,
और घर में एक छोटा-सा उसका भाई होता है जिसको राज ने हाथ पकड़ के उसको देख रहा है। अब आंगन में उस दिन बैठे-बैठे सारा दिन निकल गया इस गम के माहौल में। रघुनाथ पांडे, उसकी बीवी और राज और छोटा भाई सब जो थे, किसी ने खाना-पीना नहीं खाया और उस दिन ऐसे ही निकल गया। करते-कराते अगला दिन होता है, रघुनाथ पांडे जो है बाज़ार में निकलता है। अब जो है रघुनाथ पांडे का जो सीना चौड़ा-सा था, वो बड़ा ही डरा-दुबका-सा और बहुत ही शर्म के लिहाज से आँखों में शर्म के माहौल से वो बाज़ार में जा रहा होता है कुछ भी करने के लिए और आके चुपके से घर पे आ जाता है। कुछ दिन गुज़रने लगता है, अब जो है वो ट्रक पे जाना बंद कर दिया, वो घर पे ही रहने लगता है रघुनाथ पांडे। अब क्या है कि वो इधर ही घर के जब सारी चीज़ें जो है टेंशन में इतना होता है कि वो ट्रक पे जाना ही छोड़ दिया। एक दिन क्या होता है कि जब वो बाज़ार में निकलता है तो उसके बड़े भाई जो होते हैं, रघुनाथ पांडे के, वो मिलते हैं, उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई इसलिए। तो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम्हारा जो बेटा है राज, मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो राज है, एक दिन मैंने देखा कि वो स्कूल से आते वक़्त इस लोकेलिटी में कुछ जो किन्नर थे, वो एक घर के सामने डांस कर रहे थे, उनसे पैसे-वैसे ले रहे थे, तो ढोलक और डांस-वांस ये सब कर रहे थे। मैंने देखा कि राज जो है उनके बीच में जाके उनके साथ डांस कर रहा है और बहुत अच्छे से डांस कर रहा है। और उसपे किन्नर ने क्या किया, वो उसको एक अपना ये दुपट्टा सा ओढ़ा दिया, उसपे ये बहुत अच्छे से डांस कर रहा था। ये देख के आस-पास के जो लोकेलिटी के जितने भी लोग थे, बहुत हँस रहे थे, बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे और काफ़ी कुछ बातें बोल रहे थे भद्दी-वद्दी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तुरंत घर पे गया और सुषमा को बोला और सुषमा आई, इसको लेके गई और मैं बहुत बिगड़ा कि देखो ये सब ठीक नहीं है, इसके चाल-चलन, लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे, इसमें तुम इस पे कंट्रोल करो। ऐसा करके मैंने सुषमा को बोला। अब ये सारी बात रघुनाथ के बड़े भाई ने रघुनाथ को बताई। अब ये सुनते रघुनाथ का जो अंदर का जो गुस्सा था वो और पारा चढ़ गया। वो घर पे आया, घर पे आके काफ़ी गाली-गलौज किया, सामान इधर फेंकना, ये किया। 1-2 थप्पड़ राज को लगाए, सुषमा को भी 1-2 थप्पड़ लगाए कि ये सब मुझे पहले से क्यों नहीं बताया। फिर वही रोना-धोना चालू, फिर वही चिल्ला-चिल्ला के अपना सर पटकना दीवाल पे, ये करता रहा। अचानक एक दिन राज जो है अपने आंगन में लेटे-लेटे उसने आँख बंद करके चुपचाप गम के माहौल में सोचता रहता है, सोचता रहता है। एक दिन सोचते-सोचते अचानक उसको याद आया कि करीब 12 साल पहले की बात है जब वो ट्रक लेके महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर हाईवे पे था, जहाँ पे एक टोल नाके पे एक पुलिस वाले से उससे झड़प हो जाती है और झड़प में क्या होता है कि वो पुलिस वाले से बच-बचा के वो गाड़ी लेके आगे निकलता है, तो वैसे ही उसके हाईवे पे अचानक रात के समय करीब 11 बजे एक किन्नर आ जाता है और किन्नर आके उसको रोकता है, ऐसे हाथ देके और बोलता है कि रोकने के बाद वो ब्रेक मारता है, आके उसको बोलता है कि पैसे दे, ताली बजाता है, उसको पैसे दे, बोलता है हट जा रास्ते से, हट जा, क्योंकि वो पुलिस को देख के भाग रहा होता है। लेकिन वो क्या करता है कि वो हटता नहीं है, वो किन्नर बोलता है नहीं पैसे देने पड़ेंगे वरना मैं नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, ऐसे करके बोलता रह गया। रघुनाथ पांडे जो बहुत गुस्से में था क्योंकि पुलिस से होकर बहुत झगड़ा करके भागा था और वो अपने आप को बचाना चाह रहा था, वरना पुलिस वाले पकड़ के उस पे फाइन मारते, पैसे लेते। अब जैसे ही वो गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, किन्नर हट नहीं रहा है, दोनों में जद्दोजहद चल रही है, कहा-सुनी चल रही है, गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है, किन्नर जो है नहीं आ रहा है। गुस्से में रघुनाथ पांडे क्या करता है, खिड़की से बाहर निकलने के बाद उसको गालियाँ देता है, गालियाँ देके बोलता है, "हटा! तेरे बाप ने गलती की है, तेरे माँ ने गलती की है, उसकी अय्याशी करके उसने तुम लोगों को पैदा किया और पैदा करने के बाद तुम आके हमसे उस गलती का भरपाई हमसे करते हो, तुम हमसे पैसा माँगते हो, हाँ? जा अपने बाप से पैसा माँग जिसने ये गलती की, जिसने अय्याशी की और तुझ जैसे को पैदा किया। जा अपने माँ-बाप से पैसे माँग, भाग यहाँ से।" ऐसे करके वो गाली-गलौज देने के बाद गाड़ी जो है बहुत तेज़ी से उसके आगे से क्रॉस करता है और उसको बहुत उसकी हँसी और खिल्ली उड़ा के उसके सामने से निकलता है और गाड़ी क्रॉस करती है और उसको देखते हुए निकलता है। तब वो किन्नर जो है बड़े ज़ोर से वो क्या करता है कि उसको बहुत उसको दिल को ठेस पहुँचता है जब उसने बाप को उसको रघुनाथ पांडे बोल देता है तो। वो क्या बोलता है कि जा तूने मेरे बाप को गाली दी है ना, मैं श्राप देती हूँ तुझे कि जैसा मेरा बाप रोता था ना वैसा तू भी रोएगा एक दिन, तो तेरे घर में भी ऐसा ही होगा। ऐसा करके रघुनाथ पांडे को ये बात सुनाई दी कि पीछे से किन्नर ने ये बोला और ये गाड़ी लेके निकल गया। तो इसने उस समय तो उसने ध्यान नहीं दिया कि जा कौन सा ऐसे तेरे कहने मेरे को लग जाएँगे। लेकिन 12 साल बाद जब वो अपनी आँगन में ये सारी घटना घटी, तब रघुनाथ पांडे को ये चीज़ बातें याद आई कि ऐसा हुआ था आज से 12 साल पहले। तब उसकी वो किन्नर की वो बात अचानक उसको हिट कर गई। अब उसको लगा कि नहीं, कहीं न कहीं उस किन्नर के शराब से ही ये कहीं न कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब वो बहुत टेंशन में था कि इसे कैसे करे, क्या करे, इधर-उधर बहुत चुपचाप था। कुछ दिन गुज़रते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन गुज़र जाता है। उसके बाद अचानक एक दिन जो है, रघुनाथ पांडे बड़ा खुशी-खुशी अपने घर पे आता है और बोलता है, सुषमा को बोलता है और घर में जो 2 बच्चे होते हैं उनको भी बोलता है कि हम जो है अब चलते हैं बॉम्बे घूमने। अब ये सुन के सुषमा बहुत खुश हुई कि भाई घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब कि ठीक है, कहीं न कहीं अब रघुनाथ पांडे ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अपना बच्चा ऐसा ही है, तो भाई जीवन तो जीना है ना, आफ्टर ऑल सब तो इंसान ही है और अपना ही बच्चा है, कहाँ जाएगा? तो ऐसा करके सब खुशी का माहौल होता है, सब पैकिंग-वैकिंग करते हैं। राज भी बहुत बॉम्बे के नाम पे खुश होता है कि चलो पापा ने फाइनली सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया और बॉम्बे के नाम से राज को बड़ा एक्साइटमेंट था क्योंकि वो बॉम्बे फ़िल्म नगरी है सब करके उसको बहुत एक्साइटमेंट था। तो वो काफ़ी खुश था, अपने छोटे भाई को लेके भी काफ़ी ये खिलाता था। अब वो छोटे भाई को गोद में उठाता था तो रघुनाथ पांडे को कहीं न कहीं पसंद नहीं होता था। वो मना करता था सुषमा को कि इसको बोल दिया करो कि छोटे को अपने साथ न रखा करे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी संगत कहीं इसमें भी पड़े। ऐसा करके वो सुषमा को हमेशा हड़काया करता था। सुषमा जो है कैसे-कैसे कर-कर के दोनों को मैनेज करती थी क्योंकि माँ, माँ होती है।
2 दिन बाद पूरा फैमिली जो होता है ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद रास्ते में जो उनका सफ़र होता है काफ़ी एक्साइटिंग सफ़र होता है। ख़ासकर राज जो है बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो बॉम्बे जा रहा है घूमने के लिए और सोच रहा हो कि फ़िल्म स्टार को देखेगा ही और काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि जुहू बीच देखेंगे, फ़िल्म स्टार्स ख़ासकर शूटिंग-वूटिंग देखेंगे। काफ़ी दिलो-दिमाग में उसका ऐसा था तो काफ़ी मन ही मन वो जो बहुत एक्साइटेड था। अपने छोटे भाई को अपने पास रख के बाहर के नज़ारे दिखा रहा था ट्रेन से बाहर। माँ भी जो थी बहुत खुश थी। पिता जो भी थे इन सबको खुश थे कि वो भी खुश थे। और ठीक करीब 30 घंटे बाद जो है पूरी फैमिली जो है वहाँ से अपना बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पे उतरती है। वहाँ से उतरने के बाद वो अपना जो है 4-5 दिन का उनका पूरा प्रोग्राम होता है, वो पूरा मुंबई जो है वो घूमते हैं। तब जो होता है बॉम्बे होता है। तब वो क्या होता है कि वो पूरा घूमते हैं और घूमने-वूमने के बाद फाइनली इनका जो 5 दिन बाद जब आखिरी जाने का जब समय होता है, तो क्या होता है कि इनको ट्रेन का जो है टिकट जो होता है रिटर्निंग का नहीं मिलता है, कन्फर्म नहीं होता है। तब इनके पिता जो बोलते हैं कि हमें जो है जनरल टिकट से ही जाना पड़ेगा। क्या करते हैं कि उसी ट्रेन में वो रात को ट्रेन होती है विक्टोरिया टर्मिनस से, तो वहाँ से वो करीब रात को 11:30 बजे वो जो है ट्रेन पकड़ने के लिए पूरी फैमिली जो है स्टेशन पे आती है और ट्रेन जो है आखिरी प्लेटफ़ॉर्म पे लगती है, 15 नंबर प्लेटफ़ॉर्म आखिरी होता है और उस 15 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन जो है काफ़ी दूर लगी हुई है, तो एक थोड़ा सुनसान-सा था, वो भी रात को करीब 11:30 बजे और इनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था, तो इनको जनरल बोगी में जाना था बेसिकली। तो जनरल बोगी में काफ़ी भीड़-वीड़ होती है, समझ सकते हैं आप, तो उस वजह से मजबूरी में इनको जाना था क्योंकि टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था। तब क्या है कि ये सब आए, फिर जनरल बोगी में कैसे भी करके रघुनाथ पांडे ने अपने लिए जो एडजस्टमेंट कर लिया, टिकट मिल गया और टिकट-विकट मिलने के बाद सब बैठ गए। अब क्या होता है कि 12:15 बजे रात की ट्रेन खुलने वाली टाइमिंग थी और खुलने से पहले क्या होता है कि जो सामान-वामान थोड़ा बहुत लेना होता है, तो वो खाने-पीने के लिए तो वो खरीद रहा होता है रघुनाथ पांडे, खरीद-खरीद के सब ला के देता है। करते-कराते करीब 5 मिनट बजती है, ठीक 12 बज के 10 मिनट हो जाता है समय, तब वो उस देखता है कि उसके पास खाली बॉटल पड़ी हुई है। वो सोचता है कि मैं पानी पीने के लिए रास्ते के लिए भर लेता हूँ। वो उतरता है तो करीब 2 बॉटल होती हैं, तो ये बड़े-बड़े बॉटल्स होते हैं, तो एक वो खुद लेता है और एक देता है आपको राज को। बोलता है, "राज चलो मेरे साथ, हम लोग दोनों पानी भर के लेके आएँगे।" और ट्रेन खुलने को सिर्फ 5 मिनट होती है। अब वहाँ पानी भरने जाते हैं, वहीं पे मशीनें जो लगी रहती हैं, तो वहाँ पे पानी भर रहे हैं, थोड़ी दूर पे प्लेटफ़ॉर्म पे था, तो वहाँ पे भर रहे हैं, भरने के बाद क्या होता है कि काफ़ी और भी लोग भर रहे होते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है और ट्रेन का सिग्नल ऑन हो जाता है। जैसे ही ट्रेन सिग्नल देने लगता है, ट्रेन जो है खुलने वाली होती है, तो रघुनाथ पांडे जैसे-जैसे करके पानी भरता है और रघुनाथ पांडे और राज दोनों दौड़ के आ रहे होते हैं ट्रेन पकड़ने के क्योंकि ट्रेन अब खुल चुकी है, अब धीरे-धीरे चलनी चालू होगी। अब ट्रेन जो है उनकी बोगी जो है थोड़ा आगे जाने लगी है, ये दोनों पीछे से दौड़ रहे होते हैं। करते-करते दौड़ते हैं, दौड़ते-दौड़ते क्या होता है कि रघुनाथ पांडे जो होता है, वो बोगी का जो हैंडल पकड़ के वो चढ़ जाता है ऊपर। जैसे ही चढ़ता है तो क्या होता है कि उसको हाथ देना होता है राज को पकड़ने के लिए और राज जो है पीछे से आता है अपना हाथ देता है कि पापा पापा पकड़ने के लिए करता है लेकिन रघुनाथ जो है हाथ नहीं देता है और रघुनाथ क्या करता है कि उसको हाथ नहीं देता है जो कि हाथ देता है तो वो पकड़ लेता है लेकिन रघुनाथ जो है उसको हाथ नहीं देता है। अब जैसे भी करके राज छटपटाहट में क्या करता था जल्दी जल्दी और दौड़ता है कि मैं पापा को हाथ दूं पापा पापा करके आता है थोड़ी दूर आगे दौड़ता है वो हैंडल पकड़ने की कोशिश करता है तो रघुनाथ उसका हाथ जो हैंडल से छुड़ा देता है और वो जो है प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है लेकिन उसे चोट नहीं लगती वो गिर जाता है। जैसे ही गिर जाता है ट्रेन जो है आगे निकल जाती है और वो चली जाती है प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाती है छूट जाती है। अब रघुनाथ पांडे जो है वो अंदर घुस जाता है और इधर प्लेटफॉर्म पे गिरा हुआ राज और वो बिल्कुल शॉक्ड उसने देखा ये क्या हुआ उसके साथ। पापा को हाथ दे रहा था पापा ने हाथ नहीं दिया और उसने हैंडल पकड़ा पापा ने हैंडल छुड़ा दिया। आखिर पापा ने ऐसे क्यों किया। अब राज जो है पूरा वहां रोने लगा और आसपास देख रहा कोई नहीं है पूरा सुनसान माहौल कोई आसपास नहीं। अब राज की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। ये क्या हुआ। उसके पापा जो इतनी खुशी से उन लोग घूम रहे थे उसके पापा ने उसको हाथ नहीं दिया उसको पकड़ा नहीं उसको अंदर ट्रेन में लेने के लिए। अब वो शॉक था, सदमे में था, रो रहा था, बिलख रहा था क्योंकि एक 8 साल का बच्चा रात को अकेले मुंबई अनजान शहर में वो डर के मारे सहमा हुआ सा था और एक पानी का बॉटल खाली उसके पास और कुछ नहीं। और उसके जो पापा थे, मम्मी थे, सब चले गए, ट्रेन चली गई। इस बात को दिमाग में उसको लगा और वो इतनी ज़ोर से रो रहा था लेकिन आस-पास सुनने वाला कोई नहीं था उस सुनसान स्टेशन पे क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म बहुत दूर था। ये देख के वो रोता रहा, बहुत देर गुज़र गई, करीब 1 से डेढ़ घंटा वहीं बहुत रोया, लास्ट में जब एक बच्चा है 8 साल का, वो कितना रोएगा, उस वक़्त थक चुका। इधर रघुनाथ पांडे ट्रेन में घुसता है, घुस के जैसे ही आता है, 2 बोगी क्रॉस करके आता है, तो माँ पूछती है कि राज कहाँ है? बोलती है कि राज पता नहीं आगे पीछे चढ़ा गया होगा, पता नहीं मुझे। वो पूछती है, "राज कहाँ है?" ऐसे करके बहुत बौखलाहट में उससे पूछती है, करती है, चिल्ला रही है कि, "राज कहाँ है? राज कहाँ है?" तब वो बोलता है कि, "नहीं, राज नहीं चढ़ पाया, राज छूट गया।" अब ये सुन के माँ जो है बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है, बोलती है, "नहीं राज ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रेन को रोको, चलो मेरे राज को बचाओ।" ऐसे करके माँ पूरा छटपटाती होती है, लेकिन रघुनाथ पांडे जो है सुषमा को रोक के पकड़ के रख देता है कि नहीं अब वो छूट चुका है, वो जा चुका है, उसे रहने दो। हस्बैंड के आगे कितना बोलेगी और वैसे भी हस्बैंड थोड़ा-सा गुस्सैल किस्म का था और आस-पास के लोग भी थे। सब लोग बोल रहे थे कि हल्ला मत करो, ये वो, रात का टाइम हो चुका था, करीब 12:30 बज रहे थे। बेचारी सुषमा जो है अपने गम को, अपने दुःख को, अपनी पीड़ा को, अपनी कह सकते हैं कि रोने की इसकी बौखलाहट को बेचारी दबा देती है और चुप हो जाती है और रात भर वो भी करीब 2-3 घंटे भरपूर रोती है, लास्ट में थक-हार के उसे भी नींद आ जाती है। इधर राज जो है बेचारा स्टेशन पे पड़ा-पड़ा उसको नींद आया, फिर अचानक कोई आता है, बोलता है दूर से, "ए ऐसा क्या कर रहा है? सीट पे बैठ जा।" वो वहाँ से उठता है, एक सामने की सीट होती है, वहीं पे जाके वो बैठ जाता है, वहीं बैठ के फिर क्या होता है कि वहीं उसको नींद आ जाती है।
सुबह होता है, नींद खुलती है तो बौखलाहट में उठता है, देख रहा होता है तो देख रहा है कि ट्रेन आ रही है, जा रही है, लोग आ रहे हैं, उतर रहे हैं, जा रहे हैं, कुली-वुली इधर-उधर ये सब चल रहा है, भीड़-भाड़ वो देख के डरा हुआ है, पानी का बॉटल उसके पास पड़ा हुआ है। करते-करते 2-3 घंटे गुज़रते हैं, लेकिन वो अपनी सीट से नहीं उतर रहा है, प्लेटफ़ॉर्म की सीट से, वहीं बैठा पड़ा हुआ डरा-सहमा सा देख रहा है और रह-रह के रो रहा है, सिर्फ़ मम्मी और पापा के गम में। ठीक उसी ट्रेन से एक किन्नर उतरता है। किन्नर उतर के जैसे होता है कि वो अपनी ताली बजाते हैं और सबसे पैसा लेते हैं, वो उसी अंदाज़ में उतरते हैं, सब लोगों से पैसे माँगते हैं। जैसे ही वो उतरता है, इस बच्चे की तरफ उसका जो है ध्यान जाता है। देखता है कि बच्चा जो है वहाँ पे रो रहा है और सुगबुगा रहा है और इधर-उधर उसकी नज़रें ढूँढ रही है किसी को। वो बच्चे के पास आता है, आके पूछता है, "क्या हुआ? क्या हुआ? किसी को ढूँढ रहे हो? कौन है? क्या है? कहाँ जाना है? क्या नाम है? कुछ खाना है?" ऐसे करके बहुत कुछ पूछती है, वो कुछ देती भी खाने के लिए तो नहीं लेता है राज और उसको अवॉइड करता है। तो किन्नर को लगता है कि शायद ये बच्चा उससे एडजस्ट नहीं करता, वो उसे छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो। वो किन्नर जो है निकल जाता है। दिन भर गुज़र जाता है, राज जो है वहीं बैठा हुआ है, कहीं नहीं हिलता है, वो कुछ खाया भी नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, सिर्फ़ पानी का जो बॉटल था वही पीता था वही उसको छोड़कर और उसके पास कुछ नहीं था, रो रहा था गम में, भूख भी उसे बहुत लग चुकी थी। अब वो तड़प रहा था लेकिन रो रहा था, उसका चेहरा, शरीर जो है डाउन हो गया था एकदम, कहते हैं मुरझा-सा गया था वो। शाम हो जाती है और ट्रेन आना-जाना होता है। शाम को ठीक एक ट्रेन से वही किन्नर उतरता है और उतर के जैसे ही वो आता है, देखता है ये बच्चा जो अभी भी वहीं बैठा हुआ है। 12 घंटे हो चुका है। तब उसको लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब वो किन्नर राज को देखने के बाद समझ जाता है कि बच्चा जो है किसी को ढूँढ रहा है। ये लगता है अपने परिवार से बिछड़ चुका है। उसे बड़ा दया आती है, वो जाता है उसके पास और राज से पूछता है कि आखिर बताओगे क्या हुआ? तुम सुबह से लेके शाम हो गया, तुम अभी तक यहीं बैठे हो। कौन है तुम्हारा? कौन आने वाला है? कोई आने वाला है या नहीं? तुम्हारे मम्मी-पापा कहाँ हैं? क्या मम्मी-पापा बिछड़ गए या छोड़ के चले गए? ऐसा वो पूछने लगा। तो वो बोलता है मेरे मम्मी-पापा ऐसे करके वो इशारा कर रहा है ट्रेन, ट्रेन मेरे मम्मी-पापा ट्रेन से चले गए। अब वो किन्नर को समझ में आ जाती है कि ये लगता है अपने मम्मी-पापा से बिछड़ गया है। वो क्या करता है कि उसपे दया आती है, वो उसको उठाता है, उसको बोलता है चलो यहाँ बैठना ठीक नहीं है, तुम चलो मेरे पास में मेरा घर है, वहीं पे तुम रहना, खाओ-पियो, जब तुम्हारे मम्मी-पापा आएँगे तुम उनके साथ चले जाना। राज को लेके वो अपने घर पे जाता है, वहाँ जाता है तो वहाँ उनका घर होता है जहाँ पे किन्नर के जैसे और भी लोग होते हैं। वहाँ उनका अपना झुंड होता है जो बारी-बारी से आते-जाते रहते हैं, पैसे-वैसे अपना काम पे करके आने के बाद वहीं रहते हैं। तो उनका नाच-गाना, खाना-पीना, मौज-मस्ती सब वहीं पे चल रहा होता है। अब क्या है कि राज वहाँ पे पहुँच चुका है, सब राज के साथ बातें करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं तो राज सब बताता है। ऐसे करते-कराते कुछ दिन गुज़र जाते हैं। राज थोड़ा खुश भी रहता है, फिर कभी-कभी उसके मम्मी-पापा की याद आती है तो वो रोने भी लगता है। अब ऐसे कर के समय गुज़रता है लेकिन धीरे-धीरे जो राज जो है उनमें घुल-मिल होने लगता है क्योंकि उसके पास और कोई था नहीं ऑप्शन, कोई चारा नहीं था, ना कोई से अपना था। और ये जो किन्नर की जो ग्रुप थी उसको बहुत प्यार प्यार दे रहे थे उन लोग, उसका खाना-पीना सब कुछ करने लगे थे। कुछ हफ्ते गुज़र जाते हैं, गुज़रने के बाद क्या होता है कि एक दिन किन्नर लोग जो होते हैं आपस में बड़ी ही डांस पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उस दिन उनकी कमाई बहुत हुई होती है। तो अपने नाच-गाने में क्या होता है कि सब बारी-बारी से नाच रहे होते हैं। तो ये जो किन्नर था, जो राज को लेके आया था, इसने राज को भी बोला कि यार तू भी नाच, क्या दिक्कत है? ऐसे करके राज को उठाया, उसको बोला नाचने के लिए। तब राज जब नाचने लगा, गाने-वाने बज रहे थे, तो राज जो है डांस बिल्कुल लड़कियों जैसे कर रहा था। वो था लड़का लेकिन बिल्कुल लड़कियों जैसे डांस करने लगा। अब ये बात जो है सारे किन्नर जो है उसको नोट कर गए। अब वो देखने लगे। तब उनको लगा कि ये लगता है लड़का नहीं, इसके अंदर लड़की है। ऐसा करके। फिर उन्होंने क्या किया कि राज को बुलाया उसके बारे में सब उससे पूछने लगे कि तुम्हारे घर पे क्या करते थे, स्कूल में क्या करते थे, क्या पहनते थे, रहना, खाना-पीना, घूमना, टेस्ट उसके बारे में पूछने लगे, मेकअप-वेकअप ये सब वो सब करना, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, खिलौने-विल तब वो जो सारी चीज़ें जो अपने स्कूल एक्टिविटीज़ सब कुछ सारे कुछ बता दिया, तब इनको समझ में आ गया कि बेसिकली ये जो लड़का है, इसके अंदर एक लड़की है। और उन लोग समझ गए, कहीं न कहीं इसके माता-पिता जो है इसको ये छोड़ के यहाँ पे चले गए हैं ट्रेन पे। तो किन्नर जो है सब समझ गए क्योंकि उन सबके साथ यही कहानी किसी न किसी के साथ ऐसी तरह की कहानी घटी है कि किसी को माता-पिता छोड़ गए या किसी को कोई लेके आ गए। तो ऐसे करके जो घटना था तो वो समझ गए कि बेसिकली इसके माता-पिता जो है इसको स्टेशन पे छोड़ के चले गए। लेकिन इन्होंने ये बात उसको नहीं बताई क्योंकि उसको दुःख पहुँचेगा, बच्चा है अभी। समय गुज़रता है, कुछ साल गुज़र गए उनके साथ रहना-वहना, फिर क्या करते हैं कि देखते हैं कि जब करीब 11-12 साल का हो जाता है राज, क्या करते हैं कि किन्नरों को पहनावा देख-देख के वो उनकी तरह ही लड़कियों के ही ड्रेसेस पहनने लगता है। डांस बार में एक किन्नर जो होता है, वो डांस बार में डांस कर रहा होता है। वो उसको लेके डांस बार में जाता है, बोलता है, "एक काम कर, तू यहाँ पे काम ये कर ये तेरे लिए बहुत अच्छा काम रहेगा, तुम यहाँ पे डांस कर, खूब पैसे कमा, कोई दिक्कत नहीं है। तू देखने-वेखने में भी ठीक है, तू लड़की के रूप में बहुत अच्छा लग रहा है, तो तू डांस बार में पैसे कमा, कोई ये नहीं है।" वहाँ जाता है, पहन-वहन के लड़की की तरह वो डांस बार में करता है, डांस-वांस करता है, लेकिन जो लोग वहाँ पे उसके साथ व्यवहार करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, ये कहीं न कहीं राज को पसंद नहीं आता है और वो घर आके बहुत रोने लगता है। मम्मी-पापा के बारे में सोचने लगता है। अब ये सोचने के बाद एक किन्नर लोग को लगता है कि डांस बार इसको पसंद नहीं आ रही, जो लोग छिछोरी हरकतें कर रहे हैं। तब वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं। उसको बोलता है कि तू डांस बार मत जा, तू हमारी तरह ही जो है हर जगह ट्रेन में अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से घूमते-फिरते जहाँ तेरी मर्ज़ी हो, तू वहाँ जो है अपने पैसे माँग और अपना जीविका जो है ऐसे ही बहाल कर। ऐसे करके उन लोगों ने ऐसा कर दिया, तो वो ठीक है, कुछ साल गुज़रते हैं, फिर वो धीरे-धीरे उन्हीं की लाइन में वो एडजस्ट कर लेता है।
समय गुज़रते-गुज़रते अब जो क्या होता है कि कहीं न कहीं राज जो है अपनी फैमिली, अपने परिवार सबको भूल चुका है। उसके जो दिलो-दिमाग से जो बचपन के जो चेहरे थे, कह सकते हैं कि आधा 50% वो सब उसके धूमिल हो चुकी है और इसकी जो नई दुनिया, नई परिवार ये जो मुंबई में मिली थी, अब इसको लगता था कि यही है। क्योंकि ये जो है इसकी बहुत ख़्याल रखते थे, एक-दूसरे की शेयर करना, क्योंकि इनका कोई नहीं होता है। ये आपस में ही एक-दूसरे की शेयर करते हैं और ये सब जो है, जितने भी किन्नर थे, ये सब अपने-अपने घरों से अलग छाँटे हुए लोग थे। तो इनका जो था कि हमारा जो है हम ही अपने एक-दूसरे की केयर करेंगे, हमारा परिवार हमारे लिए नहीं आएगा। ऐसी बातें करते थे तो कहीं न कहीं बातें सुन के राज के दिलो-दिमाग में भी ये समझ चुका था। वो भी जैसे-जैसे बड़ा होता गया ये चीज़ों को समझता गया और दुनियादारी समझता गया। अब राज जो है 25 साल का हो चुका है और ऐसे करते-करते उसकी जो ये रोज़मर्रा की जो जीवन थी, दिनचर्या थी, मुंबई में ही सब ट्रेनों में पैसे माँगना वो सब ही चल रहा था। अचानक एक दिन जब वो मुंबई के कल्याण स्टेशन से वो उठता है एक ट्रेन में करीब सुबह के 11 बजे और वैसे ही पैसे मांगते मांगते आ रहा होता है हर एक बोगी बोगी कर करके, तो एक कंपार्टमेंट में आता है। कंपार्टमेंट में वो जैसे ही आता है तो दिखता है कि एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े अंकल जो है वो दोनों चाय पी रहे हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं। वो जैसे ही आया वो ताली बजाता है और वो बोलता है कि अंकल पैसे दे दो, आंटी पैसे दे दो। अंकल जो है बात को इग्नोर करते हैं, वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। आंटी जो है 10 रुपए निकाल के वो पैसे जैसी देने के लिए राज की तरफ देखती है। अब जैसे ही वो पैसा राज की तरफ देखती है, राज उनकी चेहरा देख कर एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे तुरंत फ्लैशबैक में सब याद आने लगता है कि अरे ये तो मेरी माँ है। उसके मन से निकल गया मम्मी। अब जैसे ही उसने मम्मी बोला, वो बूढ़ी औरत ने देखा, उसकी नीली आँखें देख पे ध्यान दिया तो देखा अरे ये तो हमारा राज है। अब ऐसे करके जो है तुरंत उसके मुँह से निकल गया कि राज मेरा बेटा, ऐसे करके वो रोने लगी और इधर मम्मी करके अब दोनों क्या है कि एक-दूसरे के हाथ पकड़ के पूरा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। अब ये जो थे बूढ़े अंकल जो थे, वो बेसिकली रघुनाथ पांडे थे। अब रघुनाथ पांडे ने तुरंत ये देखा कि ये क्या हो रहा है? वो मम्मी की तरफ देखा, वो देखा ये दोनों रो रहे हैं और ये किन्नर जो है उसके साथ क्यों रो रही है? अब ऐसा जो साड़ी-वाड़ी पहनी हुई है ऐसे हालात में और उसके साथ जो सुषमा है वो क्यों रो रही है? तो सुषमा ने इशारा किया कि ये हमारा राज है, वो बोली कि हमारा राज है बेटा। अब ये देखते ही रघुनाथ पांडे जो है शॉक्ड हो गया कि राज है। जब राज ने उनकी तरफ देखा तो नीली आँखें देखी तो शॉक्ड हो गया कि हाँ, ये तो राज हो सकता है। हालाँकि चेहरे पहचान में नहीं आते लेकिन क्योंकि उसका रूप, रंग, हाव-भाव सब बदल चुका था। लेकिन सिर्फ़ आँखों से और उसने जब मम्मी और पापा बोला तो ये दोनों पहचान गए। अब ये देख के तीनों रोने लगे। रघुनाथ पांडे को भी जो मन में जो था वो भी पूरा भटक गया और पूरा रोने लगा और उसमें भी हाथ जोड़ने लगा और हाथ जोड़ के राज को बोलने लगा, "मुझे बेटा माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे बेटा।" अब ऐसा करके जब ये रोने लगे, तो एक लड़का और एक लड़की दोनों उठते हैं। अब जैसे ही उठते हैं तो बोलते हैं, "अरे क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं?" तो वो बेसिकली क्या होता है कि रघुनाथ पांडे की बेटे और बहू होते हैं। तो बेटे और बहू दोनों जग जाते हैं, जिनकी नई-नई शादी हुई होती है। वो जब देखते हैं कि अरे क्या हुआ है, माता-पिता दोनों रो रहे हैं हमारे, वो तुरंत उठ के नीचे उतर आते हैं, बोलते हैं, "अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं?" तब माँ जो है बोलने ही वाली थी कि बेटा ये तेरा भाई राज है। तुरंत रघुनाथ पांडे जो है इशारा करके माँ को चुप करा देता है। बोलता है, "अरे! अरे! बेटा आजा, ये आजा, देखो ये इनका नाम राज है और ये अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी हमारे गाँव साइड के ही हैं। अरे आप इनसे आशीर्वाद ले लो।" जब वो बोले बात को काट दिया रघुनाथ पांडे, बोला कि इनके आशीर्वाद ले लो। उन दोनों को रघुनाथ पांडे उतरवाता है, उतरवा के दोनों को बोलता है आशीर्वाद लो। जैसे ही वो पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं, रघुनाथ पांडे ऐसे हाथ जोड़ता है राज से और बोलता है कि प्लीज़ इनको तुम कुछ मत बोलना और तुम प्लीज़ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ऐसे करके इशारा करता, अब ये देख के सुषमा जो है दोबारा रोने लगती है। अब जैसे ही दोनों जो है पैर छू के आशीर्वाद लेके उठते हैं, वो पैसे निकाल के ₹100 देते हैं राज को एज़ अ किन्नर। वो अपनी तरफ से निकालता है 500-500 के 2 नोट और एक देता है छोटे भाई को और एक देती है उसकी बीवी को। राज जो है उनको देख के बहुत ही इमोशनल अंदाज में आँखों में आँसू रखते हुए दोनों को हाथ रख के दोनों को आशीर्वाद देता है कि बहुत खुशी रहो जीवन में, मेरी उम्र तुम दोनों की लग जाए और तुम्हारे घर में इतना बढ़िया सुंदर बच्चा हो, जो एकदम कह सकते हैं कि बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हो, जो तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे जनरेशन का, पुश्त का सबका नाम रोशन करेगा। अभी कहीं न कहीं राज बोला क्योंकि उसके मन में टीस था पिता की तरफ देखते हुए बोला कि तुम्हारी तरह ही बेटा हो, तुम्हारे संतान जो हो। तो उसको लगा कहीं न कहीं कि मेरी तरह ना हो क्योंकि पिता जो देख रहे थे कि उन्होंने छोड़ दिया, तो वैसे ही करके कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा टीस थी, तो इसने वो बोला। पिता जो पीछे से ऐसे हाथ जोड़ लेता है कि प्लीज़ अब तुम जाओ। वो आगे बढ़ता है, तैसे ही क्या होता है कि वीटी स्टेशन आ जाती है। जैसे ही वीटी स्टेशन आता है, राज उतर के और प्लेटफ़ॉर्म पे आके एक सीट पे बैठ जाता है और बैठ के उस बोगी की तरफ निहार रहा होता है, उसके मम्मी-पापा वहीं पे उतरेंगे और उसके छोटा भाई और बहू। वो जैसे उनको सोच रहा है कि जितना उसको मतलब मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको देख सके, क्योंकि बहुत सालों बाद वो देख रहा है। और वहीं पे खड़े-खड़े वो देख रहा है उनको, देख रहा है। भाई जो होता है सबका सामान उतार रहा होता है, बहू उतरती है, सब उतरती है और मम्मी-पापा भी उतरते हैं। अचानक मम्मी-पापा की नज़रें मिल जाती हैं और ये चुपचाप यहाँ से देख रहा होता है। मम्मी-पापा देख रहे होते हैं और ये उनको देख रहा होता है, लेकिन मम्मी जो है आना चाहती है लेकिन पापा उसको रोक देते हैं कि मत जाओ और पापा बोलते हैं चलो। और पापा इसकी तरफ देखते हैं और ऐसे करके पापा जो है चले जाते हैं और राज के पास आते भी नहीं हैं। अब ये देख के राज दोबारा जो है उसको स्टेशन पे बैठे-बैठे उसकी आँखों से पूरे आँसू निकलने लगे और अपनी आँखों के सामने और ठीक उसी वीटी स्टेशन पे एक बार वो दोबारा ये देखते हुए
बस उस पल को महसूस कर रहा है, जो करीब 20 साल पहले उसने वो पल मंज़र था कि उसके पिता ने उसे छोड़ के चले गए और यहाँ पे उसके पिता जो है, उसकी माँ को और फैमिली को लेके चले गए। वो दोबारा जो पल था, उसकी आँखों के सामने गुज़र रही थी और राज जो ये सब देख रहा था और भर-भर मन से रो रहा था। और आस-पास के लोग जो ये देखे जा रहे थे कि आखिर क्या है कि ये किन्नर जो है पहली बार देख रहे हैं कि बेचारा किन्नर इतना रो रहा है स्टेशन पे खड़े होके और वो फैमिली की तरह देख रहा है। लेकिन पिता जो है पलट के देखे नहीं। माँ देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन पिता जो है मना कर देते और माँ रोती-रोती चली गई। राज जो है वहीं उस स्टेशन पे खड़ा-खड़ा, रोता-रोता रह गया और एक बार फिर वो अपने परिवार, अपनी फैमिली से जुदा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के जय हिंद।